करूं। आज के इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच बैठे हुए तमाम प्राध्यापक वृंद तथा छात्र, पहले तो शायद बोलने के रौब में मैं भूल न जाऊं, इसलिए पहले ही मैं डॉक्टर विकास कुमार और इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर जी का कोटिशः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया और मैं आज आप लोगों के बीच हूं। और इस महाविद्यालय और मेरे बीच जो कड़ी का काम जिस मेरे मित्र ने किया, जो आज इस सेशन के स्पीकर भी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, कुमार वरुण का। शायद कुमार वरुण नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। और चूंकि यह विषय मेरे लिए नया है, नया इसलिए कि मैं दर्शन शास्त्र का आदमी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात और जो कंसर्न है मेरे मन में गिरिजनों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, उसको पूरी ईमानदारी के साथ आपसे साझा करूं। और मैं उस स्टेटमेंट से शुरू करता हूं जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्राइबल्स का एक सेशन हुआ था जगदलपुर में, जो आज के छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, wherever you live, you should live in your own way. That is what I want you to decide yourselves. How do you like to live? Your old customs and habits are good. We want that they should survive, but at the same time, we want that you should be educated and should do your part in the welfare of our country. यहाँ से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ये कोट है पंडित नेहरू का, उन्होंने संबोधित करते हुए जगदलपुर में ये बातें कही थी। और फिर मैं अपने इस जो कुछ भी आप लोगों से अपने कंसर्न को शेयर कर रहा हूं, वहां बैक होऊंगा, मैं पेपर पढ़ लूं, उसके बाद आपके सामने अपनी बात रखते हुए मेरे मन को एक नैतिक दुविधा ने घेर रखा है। नैतिक दुविधा इसलिए कि बात एक ऐसे विषय पर रखनी है जिसका मैं अध्येता नहीं, जो विषय परंपरागत रूप से नृविज्ञानियों का रहा है और कालक्रम में लोकतंत्र की महिमा से सामाजिक विकास के सरोकार के रूप में स्वीकृत हुआ। उसके बारे में दर्शन शास्त्र प्राध्यापक का बोलना नहीं बल्कि सुनना और सुनना ही ठीक है। विषयों का परंपरागत विभाजन आज की तारीख में बहुत ठोस तो नहीं रहा, फिर भी इतना तो मान ही सकते हैं कि आज की संगोष्ठी का विषय मुख्य रूप से गवर्नेंस के दायरे में आता है। सो संगोष्ठी के विषय पर विकास मूलक अर्थशास्त्र के विद्वानों का बोलना ठीक है, या फिर उन राजनीति विज्ञानियों का जिनकी विशेष नजर नीति निर्माण या पॉलिसी मेकिंग और उसकी समीक्षा पर रहती है। फिर भी आपने विश्वास जताया है तो आपके विश्वास का मान रखना है। सो अपनी नैतिक दुविधा से उबरने का मुझे एक ही रास्ता पूछा है कि अपनी बात अखबार में आए समाचारों के सहारे रखूं, मतलब बात कहने के लिए इस देश में शताब्दियों से प्रचलित उस पुराने तरीके का सहारा लूं जिसमें नीति की किसी बात पर विवेचना के लिए शुरुआत किसी न किसी कथा से की जाती है। आप सभी जन को जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह 11 नवंबर 1952 नेहरू जी ने जो कहा था वो 1955 की घटना थी, जो संबोधन किया था नेहरू जी ने। यह कथा 11 नवंबर 1952 यानी 70 साल पहले की घटना से जुड़ी है। सो यह पूरी कथा नहीं बल्कि एक सत्य कथा है। तब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछने के वादे के साथ इंडिया का इस भारत में जनता की चुनी हुई सरकार बन चुकी थी। आजादी की लड़ाई की यादें और उनसे जागती नैतिक प्रेरणाएं अभी थमती नहीं पड़ी थी। बेशक खाने को अनाज नहीं था,
दुश्मन से लड़ने को हथियार नहीं थे, सुई से लेकर जहाज तक विदेश से ही मंगवाने की खरीद थी वह, तो भी एक विश्वास था कि अंग्रेजी साम्राज्य के हाथों बहुत कुछ गवा चुके भारत के दिन बहुरेंगे। राजनेता जनता का सेवक बनकर देश सेवा करेंगे, तब नेता अपने आचरण से लोगों की इस विश्वास की रक्षा का यकीन दिलाते थे। विश्वास रक्षा का यही सवाल रहा होगा जिसने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेरित किया होगा, जो आज के छत्तीसगढ़ के एक जिले सूरजपुर के एक गांव पंडोपुर पहुंचे। एक केस हिस्ट्री के द्वारा मैं चाहता हूं अपनी बात को रखना कि हम लोगों ने ये जो अभी अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उस पर यह आयोजन है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है अब तक, उस पर बहुत रोचित पिक्चर तो नहीं है, लेकिन एक जो चीजें मेरे मन में आई है मैं उनको शेयर कर रहा हूं। सूरजपुर के गांव पंडोपुर पहुंचे देश के प्रथम राष्ट्रपति के साथ सूरजपुर रियासत के पूर्व महाराजा रामानुज शरण सिंह सुदेव भी थे। पंडोपुर अब की तरह उस वक्त भी आदिवासी बहुल गांव था। इस गांव में आज ही की तरह तब भी पंडो नाम की जनजाति के लोग रहते थे। पंडो एक उपजाति का नाम है जो कोरबा कुल की बड़ी जनजातीय आबादी का एक हिस्सा है। आदिवासियों के दुख सुख को नजदीक से महसूस करने के लिए राष्ट्रपति ने 2 दिन गांव में ही बिताने का निश्चय किया। कंदमूल के सहारे भूख मिटाने और औने पौने दामों में वनोपज बेचकर किसी तरह जिंदगी के दिन काटने वाले लोगों के उस गांव में घूमते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कुशल क्षेम जानने के नाते कोरबा जनजाति के एक व्यक्ति से पूछा, रोटी खा ली? उस कोरबा का जवाब था, रोटी क्या चीज होती है? भूख जिसका दैनंदिनी का अनुभव हो वह जवाब में भला और क्या करता। राष्ट्रपति को राहत का ख्याल आया, उन्होंने कोरबा जनजाति को गोद लिया। आदेश हुआ कि गांव के प्रत्येक परिवार को 10 एकड़ जमीन दी जाए ताकि वे भूखमरी की दशा से बाहर निकले। राष्ट्रपति ने कोरबा जनजाति की उपजाति पंडो लोगों के उस गांव के परिवारों को अनाज, दुधारित पशु, वस्त्र आदि चीजें भी सहायता स्वरूप दी। अगर आप पंडोपुर जाएं तो वहां आपको एक छोटा सा मकान दिखेगा। इस मकान को इलाके में राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। दरअसल पंडोपुर के लोगों ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के आगमन की याद में इस पक्के मकान को खड़ा किया, इसे राष्ट्रपति भवन नाम दिया और हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मतिथि पर अपने गांव के इस मकान में वे लोग उत्सव मनाते हैं। इतनी कथा सुन लेने के बाद सवाल बनता है कि जिस जनजाति को देश के प्रथम राष्ट्रपति ने बोल दिया, जमीन देने की बात कही, आज वह किस दिशा में? इस प्रश्न का उत्तर भी एक सत्य कथा से देना ठीक होगा। आज से कोई 7 साल पहले 2015 के अक्टूबर माह में उसी कोरबा जनजाति की दशा का पता देता एक समाचार राजधानी दिल्ली के अखबार में छपा था। सूरजपुर यानी जहां राष्ट्रपति भवन कहलाने वाला वह स्मारक आज भी है, से छत्तीसगढ़ का जशपुर नगर कोई 250 किलोमीटर दूर होगा। जशपुर नगर के कोरबा समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल 2015 के अक्टूबर माह में के आखिरी हफ्ते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला। अचरज कीजिए कि मिलने की वजह एक बार फिर वही होगी। यह प्रतिनिधिमंडल इस प्रतिनिधिमंडल के पास महामहिम को सुनाने के लिए एक ही कहानी थी और वो कहानी पुनः वही थी, भूखमरी की दर्दनाक कहानी जो 52 में जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस गांव में गए थे, उस समय वह कहानी थी जिससे प्रेरित होकर, द्रवित होकर उन्होंने उस गांव को गोद लिया था। इलाके का एक बुजुर्ग पहाड़ी कोरबा लंबू राम 2015 के अक्टूबर माह के पहले पखवाड़े में एक दिन पत्नी की बीमारी का इलाज कराने अपने गांव से कई कोस दूर मौजूद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा। इलाज हुआ, लेकिन उपचार की जरूरत के हिसाब से अस्पताल में रुकना पड़ा। अस्पताल में खाने पीने की सुविधा नहीं थी और न ही लंबू राम के जेब में इतने पैसे थे कि कुछ खरीद कर अपना और पत्नी का पेट भर सके। लंबू राम 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। चौथे दिन पत्नी को पीठ पर लाद कर अपने गांव को चला। बारिश आता देख रास्ते के एक खेत में बनी छपरी में इस दंपत्ति ने शरण ली। इसी बीच उम्र के 60 साल पूरे कर चुके लंबू राम के सिरे में दर्द उठा, उसकी आंखें हमेशा के लिए मुड़ गई। मौत की खबर छपी तो छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन हैरान परेशान हुआ। पक्ष और विपक्ष की राजनीति ने अपनी सुविधा के हिसाब से लंबू राम की कहानी को मुआवजे की मांग और राहत की घोषणा के लीक पर बांट दिया। किसी ने यह भी कहा कि लंबू राम ऐसा भी गरीब न था
उसके कब्जे में कुछ कट्टे खेत थे। कहानी का यह कदम सिरा हाथ से छूट गया है कि लंबू राम का परिवार भोजन के अधिकार कानून की दुहाई देने वाली सरकार के शासन के भीतर इतना मजबूर था कि पिछले साल बीमारी के उपचार कराने के लिए रकम जुटाने की जब बात आई तो उसे अपना राशन कार्ड मोटी गांठ वाले किसी बिचौलियों को 1000 रुपए में गिरवी रखा। पहाड़ी कोरबा को गोद लेने वाले राजेंद्र प्रसाद और पहाड़ी कोरबा का दुख सुनने वाले प्रणब मुखर्जी के बीच भारत ने पूरी 6 दशक की यात्रा पूरी की। इस बीच अर्थव्यवस्था 3.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी थी। लेकिन लकड़ी चुनकर महुआ बीतकर जीविका चलाने पर मजबूर लंबू राम और उसकी पत्नी सुकनी के पास 57 लाख करोड़ की कितनी पाई पहुंची है, यहाँ असल सवाल है। कुछ आंकड़ों के सहारे अंदाजा लगाएं। प्रोफेसर वर्जीनियस खाका की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी और सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बेशक देश में गरीबी तेजी से घट रही है, लेकिन गरीबी के घटने की रफ्तार विभिन्न समुदायों में अलग अलग है। मिसाल के लिए 93-94 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 45.7% थी, जो 10 से 11 में घटकर 22% हो गई। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का यही आंकड़ा एक अलग तस्वीर पेश करता है। प्रोफेसर खाका की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार साल 93-94 में अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की तादाद 63.7% थी, जो 10 से 11 में घटकर 43%। मैं ये छोटा आंकड़ा दे रहा हूँ यह जानते हुए कि अंक कैसे आंकड़े में तब्दील होते हैं और आंकड़ों को कैसे उपलब्धियों के रूप में गिनाया जाता है, तो बहुत आंकड़े में नहीं दूंगा, पर एक दो छोटे आंकड़े जो इस बात में मदद करेंगे जो मैं करना चाहता हूं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट झांक रहा है कि आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव के लिहाज से बाकी लोगों और अनुसूचित जनजाति के बीच कम से कम 20 साल का फर्क है। और यहाँ यह भी याद करें कि खाका समिति ने तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा को गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की अपनी गणना में आधार माना था। तेंदुलकर समिति ने माना था कि ग्रामीण इलाके में कोई व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपए और शहरी इलाके में 33 रुपए से कम खर्च कर पाता है तो ही वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। कई अर्थशास्त्रियों ने इस गरीबी रेखा को की यह कहकर आलोचना की थी कि दरअसल यह गरीबी रेखा नहीं है बल्कि यह भुखमरी रेखा है, और यह वस्तुतः भुखमरी ही रेखा है। अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक विकास के पैमाने पर पीछे छूट जाने की तस्वीर अन्य मामलों में भी देखी जा सकती है। सामाजिक विकास का एक पैमाना शिक्षा देगी, और शिक्षक होने के नाते मेरे लिए आसान है कि यहाँ कुछ आंकड़े शिक्षा जगत से आपके सामने रखूं जो वंचित वर्गों से संबंधित है। उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 14.7% है, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या 5.6% है। तुलना करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले छात्रों की संख्या उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 37% है। प्रतिशत के इस हिसाब को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए आंकड़ों को जोड़ देखें कि साल 1920 में देश में उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 3,85,36,000 छात्र नामांकित थे। इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 56,57,000 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या 21,96,000 मात्र थी। उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सकल नामांकन प्रतिशत 27.1 का है। अनुसूचित जातियों के लिए आंकड़ा 23.4 का है, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 18.0 है। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है कि देश में अनुसूचित जनजाति के कुल कितने छात्र शोध और अनुसंधान के स्तर पर पहुंच पाते हैं? मोटी भाषा में कहें तो अनुसूचित जनजाति के जितने शोधार्थी पीएचडी में नामांकित हैं, साल 1920 में अनुसूचित जनजाति के कुल 7,149 विद्यार्थी पीएचडी के प्रोग्राम में नामांकित थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी वाले इस देश में जिस समुदाय के लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, उस समुदाय के महज 60,000 विद्यार्थी इस 21वीं सदी में के तीसरे दशक में, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पीएचडी में नामांकित है। अपने इस छोटे से वक्तव्य की शुरुआत जब मैं आलेख पढ़ रहा था, मैंने देश के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के छत्तीसगढ़ दौरे की घटना से की। इसकी वजह यह नहीं है कि मैं छपरा या सिवान का हूं या कि जो राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, इसलिए भी नहीं कि 28 फरवरी को बीते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। राजेंद्र प्रसाद की स्मृति से इस वक्तव्य की शुरुआत करने की एक खास वजह है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा ने इस देश को एक रिपब्लिक घोषित किया। रिपब्लिक शब्द रस पब्लिका से बना है। इसके राजनीतिक मायने हुए इस देश के सभी फैसले खुले में लिए जाए, सबकी भागीदारी से लिए जाए। सो आखिर को सवाल पूछने का यह बनता है कि क्या आजादी के 7 दशक की यात्रा में हम ऐसे आर्थिक सामाजिक बदलाव को हासिल कर पाए हैं कि भारत देश की जनता भारत देश के राजनीतिक फैसलों में बराबर की भागीदार हो सके, उनकी सहभागिता बराबर की नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे अनुच्छेद फिर पड़े हैं? इसके पहले प्लेनरी सेशन में हमारे विद्वान वक्ता सही बोल रहे थे कि कैसे हमारे संविधान में इसकी गुंजाइश बनाई गई है कि हम उनके कल्याण का काम करें, मुख्य धारा में उनको लाकर जोड़ें। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 1952 में जो रोटी की समस्या उनके साथ थी, एक केस हिस्ट्री है वो गांव कोरबा जनजाति का छत्तीसगढ़ का, फिर उसी समस्या से 2-4 होते हुए वो लोग 2015 में फिर राष्ट्रपति के पास आते हैं। ऐसा क्यों? यदि सचमुच में हमारा देश रिपब्लिक होता, यदि सचमुच में हम जो भी निर्णय करते हैं, यदि मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स, मुट्ठी भर एडमिशंस किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर उन लोगों के बारे में निर्णय लेते हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं जिन लोगों के बारे में ठीक से समझ भी नहीं होती। इसके ठीक पहले वाले सेशन में सही कहा वक्ताओं ने कि उनकी समस्याओं से भी 2-4 होना है, उनके जमीन पर रहना होगा, उनके साथ रहना होगा और एक हो के रह के उनकी भाषा को अंगीकार करके, उनके उस कस्टम को अंगीकार करके। आप देखिए कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग हुए, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, वेलियर साहब का उदाहरण लीजिए। वो जाते हैं उस क्षेत्र में, वहां रहते हैं, वही शादी करते हैं, वहां रचपत से आते हैं और तब उस समुदाय के लोगों का उन पर विश्वास भी होता है और तब वो जो काम कर पाते हैं उन लोगों का होकर काम कर पाते हैं और तब ऐसा लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो व्यक्ति काम करता है। आज यदि ईमानदारी से कहें तो किसी भी जनजातीय समाज में आप जाएं तो जो कल्याणकारी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं उनके लिए उनका प्रतिफल क्या है? बस 4 लाइन में मैं कोट करूंगा। उन लोगों का परसेप्शन क्या है, उन लोगों के बारे में जो लोग वातानुकूलित कक्ष में बैठकर उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार। ये वो लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार और हमारी जमीन पर खड़े होकर पूछते हैं हमसे हमारी औकात। गणतंत्र दिवस पर भागीदारी नहीं मिलती है कि किसी जनजातीय क्षेत्र का वहां का जो हस्तशिल्प है या और कुछ चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी लगा दी जाती, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? कम से कम जब हम आज यहाँ हैं और अमृत महोत्सव के अवसर पर यह सेमिनार आयोजित है तो यह मौका एक गहरे चिंतन का, गहरे आत्मावलोकन का भी होता है कि हम क्या करें, जो भी हमसे संभव हो सके हमारी जो जनजातियां हैं उनको कैसे हम मुख्य धारा में जोड़े। और बहुत सारे लोग वहां जाते हैं जो धर्मांतरण के नाम पर वहां हुआ क्या कि हम वहां गए और सभ्य बनाने के नाम पर, और हम कैसे सभ्य हैं कि उनके पास उनको खाना दिए, उनको स्कूल दिए, कपड़ा दिए, शिक्षा दिया, और उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई तुम ऐसा है कि हमारे क्रिश्चियन धर्म है इसी में सब कुछ है, इधर आ इधर इसको अंगीकार कर दो। तो मैक्सिमम मिशनरियां जो है वो यही उसी ढंग से हम लोगों ने काम किया। उनको उन्हीं के जमीन उन्हीं के दृष्टि से देखते हुए कैसे विकास हो और तब कैसे विकास करके उनको कैसे हम अपने मुख्य धारा में लाएं, जरूरत इसी की है। और आपका अधिक वक्त न लेते हुए
दो पंक्तियों को कोट करके जो स्थिति है मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए। दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर के मुरेद पर? गहरे सोचने की जरूरत है। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आपने बहुत ही एक संक्षिप्त रूप में समय अनुशासन को रखते हुए एक बहुत ही हृदय विदारक आपने रोचक तथ्य प्रस्तुत किया। आपको कोटिशः धन्यवाद।